हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो है प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। और इस बुक में देखा जाए तो 10 प्रैक्टिस सेट हैं और इसको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। जो न्यू सिलेबस इसमें जारी किया गया है उसके अनुसार जो है इसमें सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो हम एक एक प्रैक्टिस सेट करके पर डे देखेंगे और इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो है व्याख्या और विश्लेषण सहित करेंगे। ठीक है, पीआरटी के लिए है 1 to 5 के लिए जो लोग भरे हुए हैं उनके लिए ये जो है प्रैक्टिस सेट बुक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। विषय सूची में देख लीजिए तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट इसमें 10 तक दिया गया है। एक एक करके पर डे देखने वाले हैं। अब एक नज़र हम लोग सिलेबस पर पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, न्यू सिलेबस की बात करें तो इसमें देखिए टोटल जो होगा वो 180 क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और सभी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और इसके अगर हम बात करेंगे तो समय आपको मिलेगा 180 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है। और इसके बाद इसके अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं सेक्शन, तो पहला आएगा नेचर ऑफ क्वेश्चन में बात करेंगे तो पार्ट 1 में रहेगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। 20 नंबर के आएंगे यानी 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन जो है हिंदी का आएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट सेकंड में आएगा आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, जिसमें 20 नंबर के आएंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर लिटरेसी के यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट थर्ड है इसमें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी जिसको पेडागॉजी कह सकते हैं, और ये टोटल 60 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसमें से चैप्टर वाइज है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन आएगा इससे, अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्निंग इससे भी 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट इससे 10 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इससे भी 10 क्वेश्चन, इसके अलावा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर एक आएगा पार्ट 4 जिसमें इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा और ये टोटल 80 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से टोटल इसमें 180 नंबर 180 क्वेश्चन 180 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये स्पेसिफिक सिलेबस में इंग्लिश से पूछे जाएंगे, इंग्लिश में इतने सारे सिलेबस से बन के आएंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें हिंदी रहेगा इसी में 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन इसमें मैथ पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखा जाए तो इन्वायरमेंट एंड साइंस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस यानी ईबीएस जिसको कहते हैं उससे भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देखा जाए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये था सिलेबस 180। तो प्रैक्टिस सेट चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट जिसमें 180 क्वेश्चन है और इसमें हम देखने वाले हैं 180 में से 165 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि इसमें हम मैथ और जो है मैथ और रीजनिंग का जो है कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इसके देखते हैं और बाकी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें पहला प्रैक्टिस सेट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें और पसंद आए तो चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट 1 है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। उसमें जनरल इंग्लिश के जो आएंगे 10 क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक जो दिया गया है वो रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट, द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज डी। यानी कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से हमें बताना है कि कहाँ पर गलती की गई है। अगर नहीं गलती की गई है तो आप डी ऑप्शन को चुनिए और अगर गलती की गई है तो उस ऑप्शन को चुन के लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द पीएम सेड, तो इसके बाद ए लिखा हुआ यानी कि पहला पार्ट में ये इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखा दैट इट वाज हिज डिसीजन, यानी कि दूसरा पार्ट बी में इतना पोर्शन आ जाएगा। फिर लिखा है एंड दैट नो बडी, ये सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुड गेट इट चेंज्ड, डी पार्ट हो जाएगा नो एरर। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है। अब इसमें बताना कि किस जगह पर किस ऑप्शन में गलती की गई है। तो अगर हम गलती की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन सी में गलती किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड दैट नो बडी जो लिखा हुआ है इसका प्रयोग जो है एक सुपरफिलियस किया गया है, यानी कि अतिशयोक्त तो पूर्ण किया गया है जिसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है विद इन 2 आवर्स वी विल अप्रोच, ठीक है, नियर आगरा बाई कार, नो एरर। यहाँ पे कहाँ पर गलती की गई है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी पार्ट में गलती की है। वी विल अप्रोच जो लिखा हुआ है ये जो है यहाँ पे विल अप्रोच विथ विल बी अप्रोचिंग होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल बी अप्रोचिंग, जो कि यहाँ पे गलती किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है,
अगला प्रश्न है थ्रो आउट द होल एयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट एनी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। यहाँ पे इसमें कहाँ पे गलती की गई है? अब इसमें ऑप्शन वाइज देखिए कहाँ पे जो गलती की गई उस ऑप्शन के अंतर्गत बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए जहाँ पे ये थ्रो आउट द होल एयर लिखा हुआ है पहला ही ऑप्शन जो है, यहाँ पे जो है ये एक तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है आपका गलती किया गया एरर है ए पार्ट में, ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या किया गया है कि बताना है कि विच ऑफ द फ्रेज एंड गिवन बिलो each sentence could should replace the phrase printed in the bold in the sentence to make it grammatically correct, ठीक है। यानी कि बोल्ड में जो लिखा हुआ वो मतलब उसमें से कौन सा ऑप्शन उसको रिप्लेस करेगा, बदलेगा, ये बताना है। अब इसमें देखिए चौथा अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा था गवर्नर हैज अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग। तो ये तो देखिए उससे सिंपल लिखा हुआ है। इसके बाद जो लिखा हुआ है एडोरिंग द वॉल्स ऑफ द राजभवन, ये जो है बोल्ड में लिखा हुआ है। तो एडोरिंग द वॉल्स ऑफ द राजभवन जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है यानी कि थोड़ा सा मोटे लेटर में लिखा हुआ है, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। और किससे रिप्लेस करना है वो ऑप्शन में दिया गया है। पेंटिंग एडोरिंग द वॉल, पेंटिंग एडोरिंग ऑन द वॉल, पेंटिंग स्टिकिंग ऑन द वॉल, नो नन ऑफ द ऑल। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है इसको रिप्लेस करेगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है तो ये जो है बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेंटिंग एडोरिंग ऑन द वॉल, यानी कि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा द गवर्नर हैज अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग एडोरिंग ऑन द वॉल, ठीक है, पेंटिंग एडोरिंग द वॉल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसाइड द नॉर्म्स द डाटा वाज आल्सो एनालाइज टू फॉर्म द सब ग्रुप। यहाँ पे टू फॉर्म द सब ग्रुप जो है ये थोड़ा सा मोटे लेटर में लिखा, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस होगा, क्योंकि ये गलत एरर है इसमें, तो इस एरर को किसके द्वारा हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डाटा वर आल्सो एनालाइज्ड, ठीक है। यानी कि अगर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बिसाइड दीज नॉर्म्स द डाटा वर आल्सो एनालाइज्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करंट क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वाज की जगह पे यहाँ पे एरर जो है वहाँ पे वर होना चाहिए था। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन द ब्लैंक्स इन द फील्ड विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। यहाँ पे भरना है आई एम सॉरी दैट यू डैश कम टू द पार्टी। यहाँ पे क्या भर दें जिससे कि ये सेंटेंस पर पूर्ण हो जाए ये बताना है। तो यहाँ पे भरा जाएगा ऑप्शन ए पार्ट, ठीक है। आई एम सॉरी दैट यू कैन नॉट कम टू पार्टी, ठीक है। आई एम सॉरी दैट यू कांट कम टू द पार्टी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे कैंट भरा जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच माने इसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन से इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। द राइटियस हेल्स फ्योरिस एज अ पाम ट्री। यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सिमली जो है प्रयोग किया गया है। सिमली मीन्स क्या होता है, उपमा अलंकार, ठीक है। हिंदी में इसको उपमा कहते हैं। जैसे शब्दों का उपयोग करके तुलना किया जाता है। जैसे अगर आपको मिल जाए ऑप्शन में लाइक, ठीक है, यानी कि एज मिल जाए, सच मिल जाए, तो अगर ये दो आपको सेंटेंस में मिल जा रहा है ये वर्ड, तो इसका मतलब ये सिमली हो जाता है। यहाँ पे देखिए एज लिखा हुआ है यानी कि ये सिमली के अंतर्गत आ जाएगा। ये आप जरूर इसमें जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फिल द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे फिर से भरना है सी लिव्ड डैश जूस फॉर 10 days टू स्लिम डाउन फॉर द फैशन शो। यहाँ पे क्या भरा जाएगा जिससे कि ये करेक्ट हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। यहाँ पे क्या भरा जाएगा OFF ऑफ, ठीक है। सी लिव्ड ऑफ जूस फॉर 10 days, यानी कि सी लिव्ड ऑफ जूस फॉर 10 days टू स्लिम डाउन फॉर द फैशन शो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द अल्टरनेटिव व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड सेंटेंस, ठीक है। यानी कि जो ये दिया गया है एक सेंटेंस, इसका एक अल्टरनेटिव चूज करना है जो इसको जो है भरपूर करता हो। तो क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ द पर्सन, यानी कि दफन किए गए व्यक्ति के मकबरे पर जो लिखा हुआ शिलालेख होता है उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं।
तो उसको कहते हैं इपीटेफ। क्या कहते हैं? इपीटेफ कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमें फिल करना है, भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सी द डैश यू वर्ड, फिर इसके बाद द लिखा, फिर डैश फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे क्या भरा जाए और यहाँ पे दो जगह पे क्या भरना है ये बताना। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो इसमें भरा जाएगा हार्डर। पहले वाले में हम भरेंगे हार्डर और दूसरे में भरेंगे बेटर। ठीक है, पहले में भरेंगे हार्डर, दूसरे में भरेंगे बेटर। तो आपका करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अब देखेंगे हम 10 क्वेश्चन हिंदी के। पहला क्वेश्चन है, पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? पठन कौशल से तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी लिखित रचना को पढ़कर उसमें निहित भाव, विचार आदि को समझना और उसका अर्थ ग्रहण करना होता है। तो अगर हम इसमें आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी लिखित रचना को पढ़ना पठन कौशल से संबंधित है। ठीक है, भाव विचारों आदि को समझना ये भी सही, और अर्थ ग्रहण करना ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? अन्न, अनाज, कुल, किनारा, चारु, सुंदर, मणि, सर्प। इसमें से कौन सा एक सही रूप से नहीं लिखा हुआ है? तो अन्न, अनाज सही है, मणि, रत्न होना चाहिए यहाँ पर, जबकि क्या दिया गया है? मणि, सर्प होना दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, मणि मीन्स होता है रत्न, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रत्न होना चाहिए था। और कुल का किनारा होता है, और इस तरह चारु मीन्स सुंदर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? समास भी पढ़ लीजिएगा। गंगा जल शब्द में समास की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? गंगा जल का समास विग्रह, समास विग्रह इसका होता है गंगा का जल। गंगा जल मीन्स गंगा का जल, इसका समास विग्रह हो गया। अब ये अगर हम बातें करें यहाँ पे का, जो का आया है ये क्या है? ये सामासिक पद के अंतर्गत का कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, और ऐसे किस समास में होता है? इस टाइप में ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसका पहला पद जो होता है गौड़ होता है, और उत्तर पद यानी कि बाद का पद क्या होता है? प्रधान होता है। और समास बनाने पर दोनों के बीच की विभक्ति जो होती है, ये जैसे का आया, इसका लोप हो जाए तो उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ को बताना। इसमें से किस में इसका जो है अर्थ बैठता है? ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी। अब ऑप्शन क्या दिया गया है? दूसरे के कर्म फल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है। ऑप्शन बी है अपने कर्म का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। ऑप्शन सी है कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन डी है दूसरे के अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अपनी करनी पार उतरनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी का मीन्स अपने कर्म का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य का है? ये कथन जो किसने कहा यह बताना है। तो ये कथन जो कहा गया है ये आचार्य जगन्नाथ के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? इसमें से अर्ध तत्सम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अर्ध तत्सम में इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो भूख शब्द है ये अर्ध तत्सम के अंतर्गत आता है। ठीक है, भ्रमर, दधि और घोटक ये तीनों शब्द क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। ये तीनों शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और जिसका तद्भव रूप क्या है? भ्रमर का तद्भव होता है भौरा, दधि का होता है दही। ठीक है, और घोटक का होता है घोड़ा। तो इस तरीके से इसका क्या होता है? ये तद्भव होता है घोड़ा। लेकिन भूख जो है एक अर्ध तत्सम, ना ही ये तत्सम है ना ही ये तद्भव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सूर सागर का काव्य जो है रूप, काव्य रूप का क्या माना जाता है? यानी कि सूर सागर का जो ये काव्य है इसका रूप किस रूप में माना जाता है? तो अगर हम बात करें सूर सागर की तो ये भक्ति काल की सगुण मार्गी कृष्ण काव्य धारा का कवि जो है ये सूरदास जी हैं और इनकी रचना है। और सूरदास ने जो है सूर सारा वाली और साहित्य लहरी रचनाएं की हैं, सूरदास की ही रचनाएं हैं। सूरदास का काव्य रूप जो है महाकाव्य इसका माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट महाकाव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है? मनोरथ शब्द में कि अगर हम बात करेंगे संधि की तो इसका हम पहले संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? संधि विच्छेद होता है मनः प्लस रथ। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस रथ होगा। और जहाँ पे ये दो बिंदी आ जाता है वहाँ पे कौन सा संधि हो जाता है? वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि। तो आपका करेक्ट आंसर तो इसमें ये पार्ट हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है, हरियाणवी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? हरियाणवी बोली की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आती है। करेक्ट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, पश्चिमी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटे से छोटी ध्वनि जो कर्ण का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाएगा उसको? तो उसको कहा जाता है वर्ण। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका वर्ण, डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन। करंट अफेयर से क्वेश्चन, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल के देश में पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टार्टअप दिंग तारा। स्टार्टअप दिंग तारा। ठीक है, स्टार्टअप दिंग तारा जो है ये इसकी जो है स्थापित करने के लिए जो है घोषणा किया गया है स्टार्टअप कंपनी दिंग तारा के द्वारा। तो आंसर इसका जो है ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद, नासिक, सूरत, लखनऊ, कहाँ पे गुफा जो है एलोरा पहाड़ियों में निर्मित है जो गुफा, ये बताना है। तो ये स्थित है औरंगाबाद और महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मादक पदार्थों संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्य कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम के पोर्टल की शुरुआत की है? तो उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है निदान। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट निदान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? निदान पोर्टल। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे ये बताना है। ठीक है, इस तरीके से कहाँ पर मिलने वाले हैं ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोनों मिल रहे हैं झांसी में। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों राज्य कहाँ मिल रहे हैं? झांसी में। झांसी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो आंसर किसका करेक्ट? सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की बात कर रहा है तो उसकी विशेषता होती है निश्चित शुष्क होता है और आर्द्र ऋतु होती है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ पर जलवायु पाई जाती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जो बना हुआ है वहाँ से क्या होती हैं कि तीनों रेखाएं जो हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। कैसा महाद्वीप है? जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम ऑफ द सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 के साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वो भी उपन्यास बता दिया गया है, टॉम ऑफ सैंड के लिए, हिंदी में रेत की समाधि। रेत समाधि के लिए जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखित है? तो ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसमें से तो वो होता है अवरक्त विकिरण। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अवरक्त किरण। ठीक है, अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है अवरक्त जो होता है वो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है उसका नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूटीआई जिसको कहते हैं। करेक्ट आंसर डी पार्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी 1904 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और सावरकर ने जो है द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार भारत की महिला टीम ने किस खेल में हिस्सा लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार भारत की महिला टीम ने लॉन बॉल में हिस्सा लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर जो है सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आती है और इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, हम इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर लिटरेसी से क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया है कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सत्य है। पहला है सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमा, सस्ता तथा कम अस्थिर होता है। ठीक है। दूसरा है टेप ड्राइव्स और सीधी पहुंच वाले उपकरण डिवाइस हैं। इसके बाद तीसरा है रैम के सर्वाधिक रूपों के कंटेंट अस्थिर यानी कि वोलेटाइल होते हैं, इस प्रकार उन्हें दीर्घावधि डेटा स्टोरेज के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। इसमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में सही है कथन, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन इसमें से दिया गया है ABCD, ये देखिए 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर 1, 2 and 3। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसमें केवल और केवल 1 and 3 सही है। 1 and 3 बी पार्ट ये दूसरा गलत है। ठीक है। टेप ड्राइव्स सीधी पहुंच वाले उपकरण डिवाइस है, गलत है। बाकी दोनों कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में सही है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिट शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से प्रसंग में होता है। क्यूबिट शब्द का उपयोग जो होता है ये क्वांटम संगणन के प्रयोग में होता है, तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्यूबिट जो होता है क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से बताना है कौन सा सही है। अब पहला दिया गया वेब 3.0 प्रौद्योगिकी के से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। तीसरा है वेब 3.0 किसी निगम द्वारा प्रचालित होने के बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से प्रचालित किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन इस तरीके से कुछ दिया गया है, इसमें से बताइए क्या राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो वेब 3.0 के संबंध में जो है तीनों बातें सही हैं। इसमें से जो दिया गया है वेब 3.0 के संबंध में, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब पहला ऑप्शन इसमें पहला जो दिया गया है ये बताया गया है, इसमें देखिए इस तरीके से देख लीजिए। पहला है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में यानी SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब SaaS जिसको कहते हैं, SaaS को शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। SaaS क्रियाकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है SaaS प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी कि मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। तीसरा है आउटलुक, हॉटमेल और याहू जैसे SaaS के रूप में है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसके बारे में कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो SaaS के बारे में तीनों कथन सही है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में कमांड इंटरफेस यानी कि CLI की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का मुख्य लाभ क्या है। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा इसके बारे में, तो किसी भी डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि उस डिवाइस के यूजर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के मध्य एक इंटरफेस होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी पार्ट होगा। और गैर विशेषज्ञों को प्रयोग हेतु आसान होता है, तो आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आता है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड लीडरशिप यानी पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन इसके हैं, इसको भी हम देखेंगे। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया है कि एक बच्चा जन्म के समय कोरी पट्टी वाला होता है और उसके बाद का व्यवहार अनुभव के माध्यम से निर्मित होता है। उसके बाद जो है यह बात सबसे पहले किसने की थी। ठीक है। सुकरात, जॉन लॉक, रूसो या फिर प्लेटो। यह बात जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था जॉन लॉक के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया था, जॉन लॉक ने कहा था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और घर के मध्य संबंध को निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के सर्वाधिक सटीक के रूप में वर्णित किया गया है। तो शिक्षा और घर के मध्य संबंध को जो है इसमें से अगर देखा जाए तो शिक्षक अभिभावक के रूप में जो है वर्णन किया गया है, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है विकास की किस अवस्था में कोई व्यक्ति दूसरे के बौद्धिक स्तर पर बात करना प्रारंभ कर देता है। कौन सी अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि विकास की बाल्यावस्था में कोई व्यक्ति दूसरे के बौद्धिक स्तर पर बात करना प्रारंभ कर देता है। करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के विकासात्मक की रूप संक्रियात्मक अवस्था भारत में कौन से शैक्षिक स्तर के अनुरूप है। तो इसमें देखा जाए पियाजे के विकास की रूप संक्रियात्मक अवस्था के बारे में भारत में कौन से शैक्षिक स्तर के अनुरूप है ये बताना। तो शैक्षिक स्तर की अगर बात करें भारत में पियाजे के अनुसार, तो पियाजे के विकास के रूप संक्रियात्मक अवस्था भारत में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षिक स्तर के अनुरूप आता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक निम्नलिखित में से कौन सा नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रतिमान के अधिक निकट है। तो कौन सा नियम है जो कि थॉर्नडाइक का जो कि क्रिया प्रसूत के अनुबंधन प्रतिमान के अधिक निकट आता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम दोनों सटीक आते हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर वैज्ञानिक थे? इसमें से शरीर वैज्ञानिक कौन थे? तो उनका नाम था पावलोव। ठीक है, आंसर का हो जाएगा सी पार्ट। पावलोव जो थे वो शरीर वैज्ञानिक थे। 1904 ईस्वी में पाचन स्राव पर जो है पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट के विकास हेतु जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, यानी कि गलत कथन कौन सा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित? तो अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, ये सही है इसके बारे में। ठीक है, प्राणी निष्क्रिय होता है, ये गलत है। ठीक है, प्राणी निष्क्रिय नहीं होता। साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, सही है। एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बनन की परिभाषा होती है, भी सही होता है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा ने अध्ययन के प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं। कौन कौन से तत्व बताए हैं? तो बंडूरा के द्वारा अगर हम देखा जाए तो उन्होंने अवधान बताया, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा बताया, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रेरणा बताए, क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बंडूरा ने अध्ययन के द्वारा प्रेक्षण अधिगम के निम्न तत्व बताए हैं, तो जो कि डी पार्ट में लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है? पावलोव के प्रयोग में भोजन की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है अनुबंधित, अनुबंधित उद्दीपक। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो स्टेनले हॉल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से प्रतिपादित सिद्धांत जो है वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। व्यवहारवाद का सिद्धांत जो दिया गया था वाटसन के द्वारा दिया गया है, वाटसन के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा द्वैतात्विक का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। स्पीयरमैन ने द्वैतात्विक सिद्धांत दिया है, ये भी याद रखिएगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है स्टेनले हॉल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम किस प्रकार की क्रिया की श्रेणी में आता है? अधिगम जो होता है ये जीवंत पर्यंत चलने वाली की प्रक्रिया की श्रेणी में आता है, तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। एक अल्पवयस्क बच्चे के सीखने के प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका किस प्रकार होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए पार्ट हो जाएगा। अग्र सक्रिय होता है, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया का विकास किस प्रकार होता है? तो बच्चों में सीखने की प्रक्रिया का विकास जो होता है ये सभी प्रकार के होते हैं। पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा करके, यानी कि उस पर कोई भी का तो उस पर जो चर्चा करके और प्रश्न पूछ कर, तो तीनों होता है, तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? सीखने की तत्परता जो होती है यह संकेत करती है संज्ञानात्मक स्तर पर, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है सीखना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो आंसर एक क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? तो उसको प्रयोग कर सकते हैं संश्लेषण के द्वारा, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ों की सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए संश्लेषण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉयड ने मन की तुलना किससे की है? फ्रॉयड के द्वारा मन की तुलना जो है किया गया है समुद्र में तैरते हुए हिमखंड। हिमखंड क्या होता है? हिमखंड होता है बर्फ का टुकड़ा, बर्फ के टुकड़े से किया है। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इसमें से तो वो विधि होगी परियोजना विधि। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन दे रहे हो परियोजना विधि जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगी। किलपैट्रिक के द्वारा दी गई यह विधि जो है परियोजनावाद की विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छात्रों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करना कठिन होता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो छात्रों में भावनाओं पर नियंत्रण जो करना, ये विकसित करना, ये कठिन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य सबसे अच्छा ध्यान केंद्रित करके किया जाता है, किसके द्वारा? तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य मानवीय मूल्यों के हित को ध्यान में रखकर अधिक नैतिकता और लोकतांत्रिक समाज बनाता है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है? तो वो होता है ए पार्ट, शिक्षा के फोकस का शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित होना। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को इसमें से प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो देखिए, संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता ये नहीं होना चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत करना ये सही है। अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना ये भी सही। गलतियों को स्वीकार करना ये भी सही है। तो शिक्षक के गुण की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित वो 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। तो ये जो है बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं, किसी शिक्षक का एक गुण होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षक के संकुचित अर्थ का आधार क्या होता है? शिक्षक के संकुचित अर्थ की अगर हम संकुचित की बात करें तो सिकुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो शिक्षक के संकुचित अर्थ का जो आधार होता है वो होता है विद्यालय में दिया जाने वाला शिक्षण और औपचारिक साधनों का प्रयोग करना। ये दोनों जो होते हैं वो संकुचित अर्थ के आधार होते हैं। वातावरण में निरंतर चलने वाला शिक्षण ये नहीं होता, जन्म से मृत्यु तक चलने वाला शिक्षण ये भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं। मूल्यांकन की उपयुक्त विधि का चयन करना किस अवस्था से संबंधित है? अब इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा, पश्च क्रियात्मक अवस्था से संबंधित होता है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 भाग, पहला होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है क्रियात्मक। ये होता है 3 भाग। मूल्यांकन की उपयुक्त विधि का चयन करना यह पश्च क्रियात्मक अवस्था से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को छात्र की जरूरतों और रुचि के बारे में इनमें से किस विषय में सिखाया जाता है? इसमें से अगर देखा जाएगा तो शिक्षा के मनोविज्ञान के रूप में सिखाया जाता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक को छात्र की जरूरतों और रुचि के बारे में शिक्षा के मनोविज्ञान विषय में सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है जिससे शिक्षार्थी तर्क और कल्पना द्वारा समस्याओं का समाधान कर सकें? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की तो हो जाएगा इसका चिंतन स्तर होता है। ठीक है, चिंतन स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को जो है विकसित करता है जिससे शिक्षार्थी तर्क और कल्पना की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस निर्माण के समय अनेक शब्दों का ध्यान रखना होता है, जिससे सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय में ध्यान देने योग्य नहीं होता, इसमें से ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िए, अगर हम बात करें पहला तो पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना तो चाहिए, तो ये सही है। ठीक है, प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूरी पृथकता होनी चाहिए ताकि छात्र को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सत्य जो है इसमें ये नहीं है। इसके अलावा 2 और जो दिए गए हैं वो इसके बारे में सही है। पाठ्यक्रम निर्माण में किसी भी स्तर की पाठ्य विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जी छात्र को विषय बोझ लगने लगे, सही है। विभिन्न विषयों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं उसमें समय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि 1 वर्ष में पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, ये भी सही है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो नहीं है, तो वो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से गलत है? विश्लेषण विधि के संदर्भ में अगर देखा जाएगा तो करेक्ट आंसर की बात हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इस विधि में ज्ञात से पहले अज्ञात की ओर चला जाता है, तो ये तो सही है। ठीक है, विश्लेषण विधि में। इसके बाद दूसरा है, यह संश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही है। इस विधि में समस्या का हल खोजा जाता है, ये भी सही है। यह रटने की विधि है, तो ये गलत है, रटने की विधि नहीं होती। तो रटने की विधि कहीं भी आएगी तो वो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट इसका सही है। अगला प्रश्न है, कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वो क्या हो? तो वो अगर हम बात करें विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो वो विद्यार्थियों की सहायता करती है वास्तव में। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें दिया जाए जो अगला ऊपर का 3 ऑप्शन, कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवा दे, तो गलत है। नोट्स लिखवाना कोई जो है क्या होती है, वो सहायता नहीं करती विद्यार्थियों की। ठीक है, पाठ्यक्रम समय से पूरा करती है, भी कोई नहीं हो जाता। मूल्यांकन में निष्पक्ष है, ये भी नहीं होता। तो इसमें अगर देखा जाए तो राइट आंसर डी पार्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन की विशेषता नहीं इसमें से? तो अगर हम देखेंगे तो आत्मनिर्देशन की क्षमता विकसित करने में सहायक होना, ये एक मार्गदर्शन की एक विशेषता होती है। किसी के दृष्टिकोण को थोपना नहीं, ये भी होता है। व्यक्तिगत सहायता ये भी होता है। जीवन से असंबंधित ये नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट होएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन का उद्देश्य व्यक्ति को उसके शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास और समायोजन में मदद करना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा गया था विल्सन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, विल्सन। ठीक है, अगला प्रश्न, लड़की के स्थान पर लकड़ी का लिखा जाना कौन सी अशक्तता है? यानी लड़की के स्थान पर लकड़ी लिख जाए अगर, तो ये किस प्रकार की एक अशक्तता यानी किस प्रकार का आता है, ये बताना है। तो ये होता है शब्दों की वर्तनी संबंधी गलतियां करना या अशक्तता होती है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए?
तो शारीरिक और मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो सहानुभूति वाला व्यवहार अपनाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता के बीच का संबंध क्या होता है? तो सफलता के बीच में संबंध घनिष्ठ संबंध होता है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मानसिक अवस्था के कारण बालक प्रायः क्या होते हैं? तो मानसिक अस्वस्थता। ठीक है, अस्वस्थता के कारण, मानसिक अस्वस्थता के कारण बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के उपयुक्त विधि नहीं है इसमें से? तो बी पार्ट हो जाएगा, बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। दृष्टिकोण बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो दृष्टिकोण बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया हो, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट सही है। ठीक है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? तो ऑडिबल गोल लोकेटर जो होता है ये श्रवण बाधित अक्षमता में होते हैं, जो उनके लिए जो है ये उपयोगी होता है। इससे छात्रों में शिक्षा और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में मदद मिलती है। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित वातावरण किस स्थान पर नहीं मिलता? प्लेग्राउंड, विद्यालय, पुस्तकालय, गुरुकुल। कहाँ पर जो है पढ़ाई से संबंधित वातावरण नहीं मिलता? तो वो होता है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित वातावरण नहीं मिलता, तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख कार्यों में से एक नहीं है इनमें से? तो इसमें से निर्णय जो होता है ये शैक्षिक के प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में से नहीं होता, जबकि इसमें से नियोजन, संचालन और नियंत्रण आदि जो होते हैं शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबीओ एक विशेष समय अवधि के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और प्रगति की निगरानी के लिए जो है प्रबंधन तकनीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एमबीओ का फुल फॉर्म बेसिकली इसमें पूछा गया, तो एमबीओ का फुल फॉर्म बनता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं इनमें से? प्रशासन के प्रकार की बात करें तो निर्देशात्मक प्रशासन जो होता है प्रशासन का प्रकार नहीं होता। इसके अलावा सत्तावादी, लाइजेज फेयर, लोकतांत्रिक प्रशासन आदि जो होते हैं सब प्रशासन के प्रकार होते हैं, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा में मूल में निहित है। शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा के मूल में क्या इसमें से शामिल है, निहित है, ये बताना है, तो ये हो जाएगा आंसर बी पार्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, ये इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंधन का एक सिद्धांत है जो कार्य विश्लेषण एवं संश्लेषण करता है, यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित होता है यह टेलर से संबंधित है। ठीक है, आंसर ये विद्वान है और ये कथन जो है उनका कहा गया है, तो विद्वान टेलर से संबंधित, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? तो वो होता है संस्था प्रधान, आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है लाइजेज फायर नेतृत्व, यह नेतृत्व की एक शैली है जो अधीनस्थों को प्राप्त स्वतंत्रता की विशेषता है। लाइसेंस फेयर किस भाषा का शब्द है? तो लाइसेंस फेयर की बात करेंगे तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द होता है, तो आंसर इसका करेक्ट जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्या है, कहाँ का शब्द है? फ्रेंच का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणाली विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रणाली विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार देना, ये इसका मुख्य जो है विश्लेषण मुख्य उद्देश्य होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, हेनरी फेयोल द्वारा प्रस्तावित प्रबंधन के प्रिंसिपल की संख्या कितनी है? हेनरी फेयोल द्वारा प्रस्तावित अगर हम बात करें तो टोटल 14 है इनकी संख्या, आंसर करेक्ट इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नई रणनीति पर निर्णय लेने से पहले अपने संगठन की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा विश्लेषण किया जाता है? तो उसका नाम है स्वाट। ठीक है, SWOT, इसका जो है क्या कहते हैं विश्लेषण किया जाता है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। NEP 2020 के अनुसार मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में कम से कम कक्षा तक पढ़ाना है, कितनी कक्षा तक पढ़ाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड 5। ठीक है, ग्रेड 5 तक पढ़ाना है, करेक्ट आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। NEP 2020 के तहत कितने स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 करोड़ बच्चों का रखा गया लक्ष्य, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 2 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न, 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा किस संगठन द्वारा विकसित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो बी पार्ट है, NCERT के द्वारा जो है ये विकसित किया जाएगा, तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन जो है 4 घंटे पढ़ाना होगा, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। राज्यसभा में RTE एक्ट कब पारित किया गया? RTE एक्ट मीन्स राइट टू
राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म बनता है एजुकेशन। तो ये जो है कब पारित किया गया राज्यसभा में, ये बताना है। तो ये पारित हुआ है 20 जुलाई 2009 को। आंसर करेक्ट इसका जो होगा वो क्या होगा, 20 जुलाई 2009 ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आरटीई 2009 में कुल, यानी कि आरटीई एक्ट 2009 का जो है कुल अध्याय और धाराओं की संख्या कितनी है, तो टोटल इसमें देखा जाए तो 7 अध्याय हैं, यानी 7 लेसन है, और 38 धाराओं का इसमें जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में मुक्त शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने किया है, तो मुख्य शिक्षा की शुरुआत जो है मदुरई विश्वविद्यालय, मदुरई यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए पार्ट राइट हो जाएगा। सार्वभौमिकता के मार्ग में मुख्य बाधा क्या होती है, सार्वभौमिकता के मार्ग में जो है मुख्य बाधाओं में देखा जाएगा गरीबी होती है, सामाजिक पिछड़ापन होता है, निरक्षरता होती है, तीनों होता है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता की अवस्था क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता की अवस्थाओं में अगर हम बात करेंगे तो सार्वभौमिकता का प्रावधान, नामांकन का सार्वभौमिकरण, अवधारणा की सार्वभौमिकरण, तो तीनों होता है। तो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो इसमें से अगर आंसर की बात है तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 2002 में इसकी शुरुआत किया गया था, करेक्ट आंसर बी पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्पेशल सब्जेक्टिव जो स्पेसिफिक आ जाता है पार्ट 4, जिसमें से 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको अब हम देखने वाले, उसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन देखेंगे। अब 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश का उसमें दिया गया, इन द एक्सप्रेशन स्नेहा टुक अप द फैन एज द हॉल वाज क्वाइट हॉट, सी फैंड हर सेल्फ ऑल द टाइम, सी वेंट ऑन टॉकिंग। द अंडरलाइन वर्ड क्या है, ये जो अंडरलाइन वर्ड टॉकिंग है, ये जो है क्या है बताना, वर्बल नाउन है, कंसर्न नाउन है, कॉमन नाउन है, या फिर प्रॉपर नाउन। तो इस वर्ड की बात कर रहा है स्पेशल, तो ये वर्ड जो है ये वर्बल नाउन के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अ वर्बल नाउन इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ब बट एक्ट एज ए नाउन, ठीक है, यानी कि नाउन की तरह काम करता हो लेकिन वो ड्राइव किया गया हो वर्ब की तरीके से, उसको वर्बल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका होगा जो है ए पार्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, यहाँ पे भरना है प्रोनाउंस, ठीक है। द सेंचुरी टेल्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, रोट द सेंचुरी टेल्स लिखा है, यहाँ पे हमें भरना है कि क्या भरा जाएगा यहाँ पर प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन भरे जाएंगे इससे सही हो जाए। तो यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव यानी मार्क्स लगा हुआ इंट्रोगेटिव का, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क लगा हो तो यहाँ पे जो है हमें WHO हु भरा जाएगा, हु रोट द सेंचुरी टेल्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन द पार्ट जो है लोग, तो पार्ट ऑफ स्पीच चूज करना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर, यहाँ पे लीडिंग पर अंडरलाइन किया हो, तो लीडिंग को बताना है कि ये किस तरीके नाउन है, प्रोपोजिशन है, या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब है। तो इसके आंसर की बात करें तो सी पार्ट है, ये एक एडजेक्टिव होता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच काइंड ऑफ एडवर्ब इज वर्ड इन कैपिटल्स, ठीक है, कैपिटल्स में जो लिखा हुआ है किस प्रकार का एडवर्ब है ये बताना है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इन द अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, एडवर्ब ऑफ ए प्लेस होगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो द प्लेस डिनोटिंग एडवर्ब इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, यानी कि एडवर्ब को जो डिनोट करता है उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस करेंगे, जैसे कि व्हेयर, हेयर, देयर। और स्थान सूचक वर्ड को अगर हम बात करें तो ये सब क्या होते हैं, इनसाइड, आउटसाइड, हेयर, देयर, व्हेयर, ये सब क्या होते हैं, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑन द वर्ब दैट इज एन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, ठीक है। अनलेस सी डैश यहाँ पे भरा जाएगा, डन द वर्क टू माई स्टैंडर्ड्स आई डैश हर, यहाँ पे दो जगह पे भरा जाएगा, क्या भरा जाए जिससे करेक्ट हो जाए, तो ऊपर तो हैज हो जाएगा, ठीक है। अनलेस सी हैज डन, डन है थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो हैज हो जाएगा यहाँ पे। द वर्क टू माई स्टैंडर्ड आई शैल नॉट अप्रिशिएट, ठीक है, यहाँ पे शैल नॉट अप्रिशिएट हर लिखा जाएगा, तो करेक्ट आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सी वुड नॉट हैव ओन्ड सच ए बिग ऑफिस इफ डैश द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जहाँ पे इफ़ के बाद जो है डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी हैड नॉट साइन यहाँ पर भी लिखा जाएगा, ठीक है। सी वुड नॉट साइन की जगह पे आगे जब भरा जाएगा तो वहाँ पे सी हैड नॉट साइन हो जाएगा, यानी कि रिक्त स्थान पर अगर देखा जाए तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस, यानी कि हमें भरना है कीप काम इन लाइफ, आगे क्या भर दें जिससे करेक्ट ऑप्शन एक वाक्य बन जाए पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे द कंप्लीट सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे भरा जाएगा व्हाट एवर हैपेंस कीप काम इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाट एवर हैपेंस कीप काम
लाइफ। तो करंट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें डी पार्ट है, व्हाट एवर हैपेंस कीप काम लाइफ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू ड्राइव ऑन डैश राइट और ऑन डैश लेफ्ट इन द यूएसए। यहाँ पे जो है जो है हमें बताना है आर्टिकल्स। आर्टिकल 3 है, ए एन और द। अब इसमें दोनों साइड दोनों जगह पे हमें जो है आर्टिकल बनना है। कौन से आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, पहले वाले में और दूसरे वाले में। तो इसमें अगर देखा जाए तो कंप्लीट सेंटेंस अगर बनाएंगे तो डिड यू ड्राइव ऑन द राइट, यहाँ पे द होना चाहिए, ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट। ठीक है, दोनों जगह पे द का प्रयोग किया जाएगा, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। ठीक है, मार्क्स यहाँ पे बताना है, वेयर डू यू लाइव इन न्यूयॉर्क। यहाँ पे करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगाना है, कहाँ कहाँ पे लगेगा, तो जो कि करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे बी पार्ट जो लिखा है, वेयर डू यू लाइव इन न्यूयॉर्क, क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, क्योंकि वेयर से शुरुआत हो रहा है क्वेश्चन। तो एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, जो कि गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट राइट है। पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लगा, तो यहाँ पे बीच में ये जो इनके बाद कॉमे लगा इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद क्या लगा हुआ, कामा लगा हुआ, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स। द हाउस इज नॉट ओनली स्पेसियस, इट इज़ आल्सो इक्विप्ड विथ द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स। यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये बताना। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर इसमें बट भरा जाएगा। ठीक है, बट भरा जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि आल्सो इक्विप विद द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल। अब यहाँ पे इज नॉट ओनली लगा, इसलिए बट वहाँ पर होगा। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी कंप्लीट करना है, भरना है फॉर्म। रेशमा ट्रेवल डैश हर फादर आल डैश द वर्ल्ड व्हेन शी वाज 10 years old। यहाँ पे पहले वाले में क्या भर जाएगा, दूसरे वाले में क्या भर जाएगा, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो रेशमा ट्रेवल विथ हर फादर। ठीक है, यहाँ पे विथ होगा, पिताजी के साथ टहली, तो यहाँ पे विथ होगा। इसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, तो ऑल ओवर यहाँ पे ओवर होगा, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसमें बताना है कि फ्रेज जो इडियम फ्रेजल लिखा हुआ है अंडरलाइन यहाँ पे, पे थ्रो हिज नोज, ये एक तरीका सा मुहावरा, इंडियन फ्रेज मुहावरा। तो ये मुहावरा, इसका हमें अर्थ बताना क्या मतलब। ठीक है, पे थ्रो हिज नोज, इसका मतलब क्या होता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे, इसका अर्थ होता है बहुत ऊंची कीमत अदा करना। ठीक है, पे थ्रो हिज नोज मतलब पे हिज एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी कि बहुत ऊंची जो है क्या, बहुत ऊंची कीमत अदा करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द सिमिलर मीनिंग इन द गिवन वर्ड। यानी कि हमें पर्यायवाची बताना है, इंगमेटिक का हमें जो है पर्यायवाची बताना है इसका। तो इंगमेटिक की अगर हम बात करेंगे, इसका अर्थ होता है रहस्यमय। ठीक है, रहस्यमय, इसका अर्थ क्या होता है, रहस्यमय। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, रहस्यमय। तो इसका हमें सिमिलर मीनिंग यानी कि पर्यायवाची क्या होगा, तो इसके सिमिलर मीनिंग की बात करेंगे, तो आंसर इसका बी पार्ट है, रेटिसेंट। रेटिसेंट मीन्स भी रहस्यमय होता है। ठीक है, सिंपल मीन्स साधारण होता है, प्लेन मीन्स सादा सरल होता है, नर्वस मीन्स डरा हुआ होता है। ठीक है, रेटिसेंट मीन्स होता है मौन या शांत। तो आपका करेक्ट आंसर बी पार्ट ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन बताना, फॉलोइंग द सेंटेंस बिन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट ए बी सी डी। एक में कहीं पर एरर है, उस एरर को हमें बताना है कहाँ पे एरर है। ठीक है, यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज, ये पहला पार्ट है। ठीक है, एंड हिज इनेबल यू, ये दूसरा पार्ट है। टू हैव लिटिल मोर फन, ये तीसरा पार्ट है। नो एरर, इसमें कहाँ पर गलती की गई है, तो गलती जो की गई है वो ए पार्ट में गलती की गई है। ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस अगर देखा जाए तो यहाँ बेटर ऑफ जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पर बेटर ऑफ हो जाना है। यहाँ पर ऑफ जो है ओ डबल एफ है, जो कि गलत है, यहाँ पे ओ एफ सिर्फ होना चाहिए था। ठीक है, और बेटर ऑफ इसका मतलब होता है किस्मत का धनी व्यक्ति। ठीक है, बेटर अगर ओ डबल एफ है तो इसका मतलब हो जाएगा किस्मत का धनी व्यक्ति। ठीक है, धनी व्यक्ति। और अगर हम बात करेंगे बेटर ऑफ, इस बेटर ऑफ का यानी कि अगर ओ एफ मात्र होगा तो उसका अर्थ हो जाता है पहले से बेहतर। ठीक है, पहले से बेहतर। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन जो लग रहा है, यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज, यानी कि आप पहले से अच्छे हो, तो यहाँ पे बेटर ऑफ यहाँ पे ओ एफ होना चाहिए, ना कि ओ डबल एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है इसमें से। तो इसमें अगर देखा जाए तो रेट्रोस्पेक्ट जो लिखा हुआ है, रेट्रोस्पेक्ट, ये सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, बीती बातों की जांच करना। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि चूज द करेक्ट अपोजिट मीनिंग बताना है। हैम्पर्ड का हमें अपोजिट बताना है, यानी कि विलोम बताना है, इसका विलोम क्या होगा। हैम्पर्ड मीन्स होता क्या है, हैम्पर्ड मीन्स होता है बाधा उत्पन्न करना या फिर नुकसान पहुंचाना। ठीक है,
बाधा उत्पन्न करना या फिर नुकसान पहुंचाना हम पर निर्भर होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, विलोम होगा इसका फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड इसका विलोम हो जाएगा। फैसिलिटेटेड मीन्स सुविधा उपलब्ध होना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा, तो फैसिलिटेटेड क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। इंस्टिगेट लिखा हुआ, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मीन्स होता है भड़काना, इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है, भड़काना। और अगर हम बात करें प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड मीन्स होता है के लिए प्रेरित करना, ठीक है। रिवील्ड की बात करेंगे चिंता मुक्त, इसका अर्थ क्या होता है, चिंता मुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट टर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो, पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो, व्हाट कैन बी डन टूडे इज द श्योरेस्ट वे टू फेलियर, ये क्या है एक तरीके से बताना। तो द वन वर्ड इज इसका हो जाएगा प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन इसका अर्थ हो जाएगा, इट इज़ द एक्ट और हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग और पुटिंग ऑफ और डिलेइंग स्पेशली समथिंग रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द सेंटेंस व्हिच हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सा सेंटेंस जो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, किस सेंटेंस के पास ये बताना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का वर्ब होता है दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, ठीक है। वर्ब दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो डी पार्ट में है। अ डिजीज डिस्ट्रॉयड द कॉर्प्स प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे द कॉर्प्स जो ऑब्जेक्ट है तो आपका करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, भरना है। एवरी शेक्सपियरन हैज हेयर हैज एन इंटरनल इन हिज कैरेक्टर, यहाँ पे क्या होगा इसका जो है भरेंगे इसमें, तो इसमें भरा जाएगा फ्लॉ, ठीक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी पार्ट हो जाएगा। फ्लॉ मीन्स होता है गलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड, इसमें भी भरना है। ही इज द केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड्स बट्स रिमेन डेड, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड न्यूट्रल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रल मीन्स तटस्थ, तटस्थ मीन्स एक जगह पर है ना। ही इज ए केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड्स बट रिमेन्स न्यूट्रल, करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर इसका ए पार्ट सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो, किस कोट का जो है विशेषण प्रयोग हुआ इसमें से, तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रश्नवाचक प्रयोग किया गया है, आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वक्त प्रयुक्त वाक्य में बताना, देव शब्द का बहुवचन बताना है। देव शब्द का बहुवचन देवगढ़ होता है जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक 105 किन हिंदी शब्दों का शाब्दिक रूपांतरण है, तो 105 इसमें बताना है, तो क्या हो जाएगा 105 इस तरीके से होगा 105 105, आंसर ए पार्ट इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर की बात करेंगे, इसमें से कौन सा हो जाएगा संयुक्ताक्षर में देखा जाए तो डी पार्ट है। छाल जो लिखा हुआ है डी पार्ट, छा जो है दो अक्षर से मिलकर बना है, का और शा से है, ठीक है। तो इस तरीके से ये संयुक्ताक्षर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। मछली के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से अगर देखा जाए तो झस जो लिखा हुआ ए पार्ट ये मछली का पर्यायवाची है। मछली के अन्य पर्यायवाची में मत्स्य होता है, अन्य पर्यायवाची में सफरी जो भी ये मछली का ही होता है, सफरी भी, ठीक है। और जल जीव और अंडभव ये मछली के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जलध की बात करेंगे तो जलध सिंधु इसका पर्यायवाची होता है, रत्नाकर इसका पर्यायवाची होता है, पारावार होता है इसका पर्यायवाची, ठीक है। और इसके अलावा पयोध ही होता है, उदध ही होता है। और मरीज की बात करेंगे तो मरीज जो होता है रवि का होता है, यानी कि दिनकर सूर्य का ये पर्यायवाची, दिनकर दिवाकर भास्कर तमल तरण सविता मार्तंड ये मरीज ये सब एक ही होते हैं। केकी की अगर हम बात करें तो ये मयूर का पर्यायवाची होता है, मोर का जिसको कहते हैं। सिखी कलापी कंठ कलकंठ शिखंडी ध्वजी ये सब मयूर के या केकी के पर्यायवाची होते हैं। करेक्ट आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जन शब्द का विलोम क्या है। अर्जन शब्द के विलोम की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाए, व्ययन जो होता है ये अर्जन का विलोम होता है। अगला प्रश्न में बताना है कि रेखांकित जो दिया गया है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद का सही विकल्प क्या है। वो कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें वो शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, वह जो है ये अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, तो आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसमें मैं हम मुझे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम उसमें तू तुम आप, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह वो ये वह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा? भगवान का स्त्रीलिंग बताना। भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। माँ सोती है, भूतकाल में बदलना है इसको। भूतकाल में बदलने के लिए इसमें क्या हो, माँ सोती थी लगा दीजिए, भूतकाल हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ पे कौन सा कारक है। मुझसे जो लगा हुआ है यहाँ पे बताइए कौन सा कारक प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे अपादान कारक है। अलग होने की परिस्थिति जहाँ पर हो वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा जो लिखा है इस शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा आदि जो आता है वो क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। पूर्णांक बोधक विशेषण की बात करें तो इसमें 1, 2, 100, 1000 आते हैं। आवृत्तिवाचक विशेषण की बात करेंगे तो इसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस टाइप के आते हैं, आवृत्ति में आते हैं। गणनावाचक विशेषण में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आते हैं। ठीक है, और क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां इस तरीके से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कौन सी गंगा है, सॉरी संज्ञा है। गाय बताना है कौन सी संज्ञा है, तो गाय जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचनों की बात करेंगे तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से नहीं है? तो लक्ष्मी के पर्यायवाची की बात करें तो रमा, इंदिरा, कमला तीनों होता है। भारती जो होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, रमा, इंदिरा, कमला, सिंधुसता, हरिप्रिया, श्री, पद्मा, ठीक है, लोकमाता, समुद्रजा और भार्गवी आदि जो होते हैं सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। भारती जो होता है सरस्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, भारती किसका होता है? बागेश्वरी, बीड़ा पार, वागदेव, महाश्वेता और हंसवाहिनी, ये सब जो है भारती सरस्वती के पर्यायवाची। पंडित का विलोम बताना है। पंडित का विलोम होता है, पंडित का विलोम मूर्ख होता है, आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम करते हैं? कोई का प्रयोग किस सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है? कोई का प्रयोग अनिश्चयवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत करते हैं, आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट है। और इसमें से बताना है किस शब्द, कौन से शब्द किसके नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, इसमें से बताना है। वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम। इनमें से अगर देखा जाए नक्षत्रों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी और सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था अथवा पूर्ण अवस्था का जो है बोध हो, उसको हम कौन सी प्रकार की क्रिया कहेंगे? तो उसको कहा जाता है काल। ठीक है, टेंस, काल कहा जाता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारक का चिन्ह जो है ने है? तो ने की अगर हम बात करेंगे तो एक कर्ता कारक का चिन्ह होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक का होता है के लिए, संप्रदान कारक का क्या होता है? के लिए होता है। कर्म कारक का क्या होता है? को होता है। अपादान कारक का क्या होता है? से होता है, वो भी अलग होने की परिस्थिति में। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कौन सा होगा? चलिए अब देखते हैं ईवीएस का। ठीक है, मैथ आप लोग देख लीजिएगा। ईवीएस के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 20 क्वेश्चन इसमें भी हैं, इसको देख लेते हैं, बस इससे जो है टॉपिक खत्म हो रहा है। चलिए, मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपना अपना क्या बनाते हैं? इसमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो अपना अपना परिवार बनाते हैं, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पृथ्वी पर जीवों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से क्या प्राप्त होता है? तो इस पृथ्वी पर सभी जीवों को अगर देखा जाए तो पौधे से जो होता है भोजन प्राप्त होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भोजन जीवों को क्या प्रदान करता है? सही विकल्प बताइए। तो भोजन जो होता है वो जीवों को जो है ऊर्जा प्रदान करता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के घरों में रहने वाला जीव कौन सा है? उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो मनुष्य के घरों में रहने वाला इनमें से अगर देखा जाए तो कुत्ता जो होता है ये पालतू है, कुत्ता सबसे पहले पालतू जानवर बना था मनुष्यों का, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा जो है बी पार्ट, आश्रय। उनको क्या कहा जाता है? आश्रय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कुत्ता मछली का आवास क्या है? इसमें से विकल्प को बताना है। तो कुत्ता मछली के आवास की अगर हम बात करेंगे इसमें तो ए पार्ट जो समुद्र होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेड़ पौधे और जीव जंतु जैविक घटक के भाग हैं। पहले दूसरा है अजैविक घटक में जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, मृदा आदि शामिल। इसमें से कौन सा सही है? सही आंसर की बात करें तो दोनों कथन सही है, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अपने निवास के स्थान एक स्थान से दूसरी जगह पर किसी विशेष कार्य हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सही विकल्प बताना है। तो उसको कहते हैं यात्रा। ठीक है, क्या कहते हैं? यात्रा कहते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है? इनमें से पहला राष्ट्रीय जलमार्ग की बात तो इलाहाबाद से हल्दिया यानी कि प्रयागराज से हल्दिया हुआ था, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव किस प्रकार के होते हैं? उपयुक्त विकल्प का चयन करना है इनमें से, तो आंसर इसका क्या होगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भोजन प्राप्त करने के आधार पर 3 प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सर्वाहारी है? जो शाक सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है और पौधों के अलग अलग हिस्से को भी खाता है। इसमें से कौन सा है वो? तो वो है, क्या हो जाएगा इसका आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका ए पार्ट है वो मनुष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही विकल्प का चयन करिए। जंगल में रहने वाले जीव कौन से हैं इनमें से? तो गैंडा, चैंपिंजी, हाथी, सभी उपयुक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका होगा डी पार्ट। ठीक है, सारे जो है जंगल में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? इसमें से परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सुरक्षा में बच्चों का सम्मिलित उत्तरदायित्व ये होता है। वहीं आवास, भोजन और सामान्य सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, यह भी सही है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ रहते हैं, यह भी सही है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, यह गलत है। ठीक है, ये परिवार का विशेषता नहीं होती। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट आपका राइट है। जंगली जीव जंतुओं का स्थायी आश्रय है, ये सही विकल्प बताना है। इसमें से क्या है स्थायी आश्रय जंगली जीव जंतुओं का? तो वो होता है जंगल। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में लोग किसकी यात्राएं करते थे? प्राचीन काल में लोग जो है रेगिस्तान की, पहाड़ियों की, समुद्रों की यात्रा। ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो आंसर इसका डी पार्ट जो उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री नहीं था? इनमें से मेगास्थनीज, फायन, चरक, वास्को डी गामा। तो इसमें से 3 थे, बाकी एक जो सी पार्ट थे चरक जी, ये जो है भारतीय थे, ये कोई विदेशी यात्री नहीं थे। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी किस तरीके से होते हैं, ये बताना है किस प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। आंसर इसका होगा बी पार्ट। परिवार व्यक्तित्व का उद्गम स्थल, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा गया था रूसेक के महोदय के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देश में मौजूदा यातायात जो व्यवस्था है वो किस तरीके से है? तो वो है रेल, सड़क, जहाज रानी, हवाई परिवहन, तीनों है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय जल नीति स्वीकार विधियाँ अथवा विधि है कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है राष्ट्रीय जल नीति 2012 को स्वीकार किया गया है। तो आंसर ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में फटाफट शेयर भी कर दें। ठीक है, इससे आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा अगर अगला आपको जो है इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, अगला प्रैक्टिस सेट हो, ठीक है, तो हम जरूर लेकर आएंगे। एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।